नमस्कार दोस्तों, इतिहास की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम फिर इतिहास में एक नए टॉपिक को समझेंगे, नए अध्याय को समझेंगे। ये अध्याय संबंधित है मध्यकालीन भारत के समय का। कह सकते हैं 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास का है, जब भारत में पहला अरब आक्रमण होता है। कह सकते हैं भारत में पहला विदेशी आक्रमण होता है। कह सकते हैं कि भारत में जो आक्रांता पहली बार आना शुरू होते हैं, किस आक्रमण के माध्यम से आते हैं, किस तरफ से आते हैं, ये हम समझेंगे। कहानी के माध्यम से समझेंगे, बहुत आसान है। कुछ आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना आसान करके हम आपको इतिहास को समझाएंगे, पढ़ाएंगे। बस आप वीडियो पर पूरा बने रहिएगा। यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा, कोई सुझाव है तो जरूर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। देखिए, भारत जो है अभी केवल भारत बचा है। पहले पाकिस्तान का हिस्सा यानी सिंध वाला हिस्सा भी हमारा था, और हमारा जो इतिहास था वो बहुत पुराना है। आप ये समझो, भारत अभी केवल भारत बचा है। सिंध का हिस्सा या और जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं, सीमावर्ती देश हैं, बांग्लादेश वगैरह, ये सब हमारे ही तो थे। फिर हरकतें इन्होंने ऐसी की, इनको अलग करना पड़ा। भाई, एक पिताजी के दो पुत्र थे, तो एक अच्छा था, एक नालायक था। तो अब नालायक जो है अच्छे को भी बर्बाद कर देगा, इसलिए पिताजी ने अलग कर दिया। इसलिए उसको अलग करना पड़ा, हमें बांटना पड़ा। तो भाई अब हो गया कि अपना हिस्सा बांट के आप रखो, अपना हिस्सा बांट के आप रखो, आप करो खाओ, आप अपना करो खाओ। यही चीजें तो परिवार में होती हैं। जो मेहनती था वो तो मेहनत के दम पर आगे बढ़ता चला गया, जिसका भविष्य सुंदर था, वो भारत था, वो अपना फिर से बढ़ता चला गया। आप हमें कितना गरीब करोगे, हुनरमंद को आप कितना गरीब करोगे, आप खुद ही समझ रहे हो। वो फिर से खुद को बना लेगा। और जो नालायक है, मक्कार है, वो तो बर्बाद होता चला जाएगा। अपना पाकिस्तान को देख लो, था तो अपना ही भाई, कभी तो अपना ही भाई था, लेकिन हरकतें ऐसी थी कि चुट्टों वाली, बर्बाद होता चला गया। यही चीजें इतिहास में दोहराई गई हैं, लिखी गई हैं। भाषा अलग हो सकती है, समझने के लिए हमें आसान भाषा ही समझनी पड़ेगी, जिससे कि हम आसानी से इसको समझ सकें। तो जो पहला अरब आक्रमण होता है वो 7वीं और 8वीं शताब्दी में हुआ। इस कारण हम कह सकते हैं इस्लाम के उदय के बाद इन्होंने आक्रमण किया। हम ये तो नहीं कहेंगे कि इस्लाम का उदय हुआ इसलिए आक्रमण हो गया। देखिए, इस्लाम भी एक पवित्र धर्म है। अब क्या हुआ, अरबों ने अपने साम्राज्य को विस्तार करना शुरू किया। भाई, जैसे जन्म हुआ, थोड़ी समझ आई, अच्छी हो या बुरी हो, समझ समझ होती है। फिर सोचा कि चलो कुछ अपना बनाते हैं। अब बनाने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो आप मेहनत करो, अपने लोगों को संगठित करो, अपने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, और सब लोग मिलकर तरक्की करो। दूसरा जो आगे बढ़ने का तरीका होता है, दूसरे का छीन लो। पता करो कि किसके यहाँ ज्यादा है, छीनने चल दो। छीन के कभी आप अमीर थोड़े बन सकते हो, छीन के कभी आप संपन्न थोड़े बन सकते हो। तो इसमें क्या हुआ, अरबों ने भी यही किया, साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया। साम्राज्य विस्तार अरबों ने कैसे किया, कभी किधर को चल पड़े, कभी किधर को चल पड़े, कभी कुछ लेने चल पड़े, कभी कहीं से कुछ छीनने चल पड़े, अपना कुछ था ही नहीं। तो उन्होंने भारत को निशाना बनाया। भारत को जब उन्होंने निशाना बनाया तो यहाँ के जो राजा थे वो बहुत समृद्ध भी थे, ताकतवर भी थे, और अपना अपना राज्य चलाते थे, अपने अपने राज्य में मस्त थे। अब इन्होंने, अरबों ने क्या किया, थोड़ा 10-20 जनों 50 जनों को इकट्ठा किया और संगठित आक्रमण इन्होंने 711 ईस्वी में भारत पर किया। जो पहला आक्रमण होता है, संगठित आक्रमण, वो 711 ईस्वी में होता है। कौन करता है, मोहम्मद बिन कासिम। पूछा जाएगा कि पहला आक्रमण किसके द्वारा किया गया, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। किसके आदेश पर किया गया, खलीफा अल वलीद, अल वलीद के आदेश पर किया गया। चोर पहले क्या करते हैं, पहले एरिया का पता लगाते हैं, फिर चोर क्या करते हैं, उसमें घुसने का रास्ता पता लगाते हैं, फिर पता लगाते हैं कि वहाँ का कब लोग सो जाएंगे, कब कैसे होंगे, कौन सा कमजोर अंग है जिस पर वो चोट करेंगे। यही तो चोर करते हैं।
इसी प्रकार खलीफा अल वलीद के कहने पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण किया। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण शब्द हो जाता है, मोहम्मद बिन कासिम। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि पहला आक्रमण किसने किया। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया। अब होता क्या है, जैसे जब ये आक्रमण करते हैं, अब कोई एक व्यक्ति है जो आसानी से अपना काम कर रहा, अपने रास्ते जा रहा, अपने खेत पात कर रहा, अपनी नौकरी कर रहा है, एकदम से उस पर जब आक्रमण हो जाता है तो तैयार थोड़े होता है। जो राजाओं के गुप्तचर होते हैं, भाई राजा अपने गुप्तचर भी लगाते हैं, तो गुप्तचर भी उसी दिशा में ज़्यादा ध्यान देते हैं जिस दिशा से खतरा होने की संभावना है। अब आपके जो अपने दुश्मन हैं छिपे हुए, आप उन्हीं पर नज़र रखते हो, उस हिसाब से अपने आगे काम करते हो। अब ये थोड़े मालूम है कि एक दुश्मन एकदम चुट्टा देश से आ जाएगा, पाकिस्तान से आ जाएगा और आपका नुकसान कर देगा। ये आप, हाँ, आपके दिमाग में है कि कोई भी हमारा नुकसान कर सकता है, लेकिन एकदम चुट्टा आ जाएगा और नुकसान करेगा, ये चीज़ें तो आप भी नहीं जानते हो। यही धोखा किया गया यहाँ के साथ। तो पहला आक्रमण कब होता है? पहला संगठित आक्रमण जो है, संगठित आक्रमण, ये होता है 711 ईस्वी में। 711 ईस्वी में जब उम्मयद खलीफा अल वलीद के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और मुल्तान पर आक्रमण किया। सिंध और मुल्तान पर यह आक्रमण किया जाता है। ठीक है, क्षेत्र कौन सा रहेगा? सिंध और मुल्तान का क्षेत्र रहेगा, उस पर आक्रमण होता है। अब क्या कहते हैं? कहते हैं कि यह आक्रमण बहुत उनकी तरफ से सुसंगठित था, उनकी तरफ से समृद्ध था, लेकिन हम लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं था, हम लोगों को इसका कोई इरादा नहीं पता था, हम लोगों को इसका कुछ अंदेशा नहीं था। इस वजह से इसमें नुकसान होता है। एक राजा दाहिर थे जिन्होंने इसको संभाला है, जिन्होंने इनके खिलाफ लड़ा है, उसको भी हम आगे समझेंगे क्योंकि दाहिर का युद्ध हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए आप वीडियो पर पूरा बने रहिएगा। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण 711 ईस्वी में होता है, पहला आक्रमण है। ठीक है, राजा दाहिर जो सिंध के ब्राह्मण वंश के शासक थे, उसने अरबों का मुकाबला किया, लेकिन युद्ध में राजा दाहिर की हार हुई। अरबों ने सिंध पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने प्रशासनिक सुधार किए और इस्लाम का प्रसार किया। बाद में अब्बासी खलीफा के आदेश पर वापस बुला लिया गया और मार दिया गया। देखो, ये आता है मोहम्मद बिन कासिम, युद्ध करता है, दाहिर से लड़ता है, राजा दाहिर से लड़ता है। राजा दाहिर बहुत हिम्मत के साथ लड़ते हैं, लेकिन परास्त हो जाते हैं चूंकि तैयारियां उसमें एकदम नहीं हो पाई थी। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, यहाँ प्रशासनिक सुधार किए और अपना जो एक जहर लाए थे, जिस उद्देश्य से आए थे, उसको इन्होंने किया। यहाँ पर इस्लाम का प्रसार किया और इसके बाद फिर से, जैसे अब्बासी खलीफा ने तो भेजा था आक्रमण करने, अब्बासी खलीफा ने इनको वापस बुला लिया और वापस बुला के मार दिया। इनको मिला कुछ नहीं, इनका बस इस्तेमाल हुआ और मूर्ख थे इसलिए इस्तेमाल हो गए और आखिरी में मार दिए गए। अब समझते हैं राजा दाहिर के साथ युद्ध कैसा होता है, क्या होता है इसमें। सिंध युद्ध के नाम से भी ये पूछा जाएगा, राजा दाहिर का युद्ध के नाम से पूछा जाएगा। 711 ईस्वी में होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ये अंतिम हिंदू शासक थे सिंध प्रांत के, अंतिम हिंदू शासक थे। वंश इनका कौन सा था? ब्राह्मण वंश था। उनका शासन सिंध और मुल्तान पर था, जो आज के पाकिस्तान का हिस्सा है। अभी जो पाकिस्तान है, हम अभी आपको बताया अपना ही भाई था, कभी हरकतें ऐसी थी, अलग करना पड़ा। अब क्या हुआ, राजा दाहिर का जो एरिया था वो सिंध और मुल्तान का था। ये लोग आते हैं, सिंध पर आक्रमण करते हैं। इसके बाद राजा के साथ घनघोर युद्ध होता है। अच्छा, युद्ध के कारण क्या बने थे? अगर कहीं लड़ाई होती है तो उसमें समीक्षा की जाती है कि भाई ये लड़ाई क्यों हुई थी। युद्ध के कारण जो होते हैं वो हैं कि अरबों का विस्तारवाद, सिंध के समुद्री लुटेरे, मक्के के हज यात्रियों का अपहरण, उम्मयद शासक का बदला। ये चार मुख्य कारण हैं। अब इन चारों कारणों को समझते हैं। जो खलीफा था, खलीफा अल वलीद प्रथम, इनका शासनकाल समय क्या था? 705 से 715 तक का, ये इनका समय था।
इसमें क्या होता है, इस्लामिक सेना अपने साम्राज्य का विस्तार कर रही थी। पहला जो कारण था वो अपने साम्राज्य का विस्तार तो कर ही रहे थे। फिर इसके बाद क्या आता है, सिंध के लुटेरे। सिंध के लुटेरे ये हैं समुद्र वाले अरब व्यापारी, जहाज़ों को लूटने की घटनाओं ने आक्रमण का बहाना दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जहाज़ लूटे जा रहे हैं, यहाँ पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ये उनको एक बहाना दिया। अरबों का दावा था कि सिंध के समुद्री लुटेरों ने उनका जहाज लूटा और यात्रियों को बंधक बनाया। ये देखो क्या होता है, कई बार आपने सुना होगा कि जो झगड़ा होता है उसमें कोई ना कोई बहाना लेके आता है, पुराना बहाना लेके आ गया, उन्होंने ऐसा नुकसान कर दिया था, उन्होंने ये कर दिया था, तो क्या हम चुप बैठे रहते। ऐसा करके भी इन्होंने इसको बहाना बनाया और इधर को लड़ने चल पड़े। उम्मैद शासक का बदला। खलीफा ने सिंध के राजा दाहिर से इन लुटेरों को सौंपने के कहा, लेकिन राजा ने यह कह के इनकार कर दिया कि वह इनके नियंत्रण में नहीं है। अब जैसे आप पर कोई इल्ज़ाम लगाए कि आपने ये कर दिया और आप कहो कि नहीं हमारे पास ऐसा है ही नहीं, ये हमने बांधा ही नहीं, बंधक हमने बनाया नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने बदला लेने की नीयत से, यानी उनको छुड़ाने की नीयत से यहाँ पर युद्ध कर दिया राजा दाहिर पर। और वो युद्ध दिखने में था कि बदला लेने की नीयत से किया गया है, छुड़ाने के लिए किया गया है, लेकिन वास्तव में उसका जो एक काम था, अंजाम था, जो वास्तव में उसके पीछे एक मंशा थी, तो साम्राज्य का विस्तार करने की थी। आप युद्ध के कारण समझ गए होंगे, परीक्षाओं में, मेंस में ये बात पूछी जाती है कि ऐसे क्या कारण बने थे जिस वजह से युद्ध शुरुआत हुई। भाई ऐसे तो कहीं कोई शुरुआत नहीं हो जाती है, उसके पीछे कहीं न कहीं कोई कितनी भी दूर हो, लेकिन एक समस्या ज़रूर होती है। अब युद्ध में घटनाएँ क्या-क्या होती हैं? कैसे क्या युद्ध की भूमिका बनती है? अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम 711 ईस्वी में 15,000 सैनिकों के साथ सिंध पर हमला करने आया था। उसने सबसे पहले देवल, आज की कराची, पर हमला किया, जहां उसने बौद्ध और हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया। इसके बाद उसने नीरून, शाहवान, ब्राह्मणवाद और अंत में अरोर राजा दाहिर की राजधानी पर हमला किया। देखो युद्ध की ये घटनाएं होती हैं। 711 में आता है, 15,000 सैनिक लाता है। अब ये इसको थोड़ा रिलेट करके देखो आप। देखो कहानी के माध्यम से समझेंगे इतिहास, बढ़िया लगेगा। अब एक बात बताओ, यदि आप आए थे अपने लुटेरों को छुड़ाने के लिए, लुटेरों मतलब अपने व्यक्तियों को, थे तो लुटेरे ही, उनको छुड़ाने के लिए आप आए थे, तो आपका देवल पर, यानी पूछा जाता है कराची का पहला नाम क्या था, देवल था, कराची पर हमला किया, चलो ठीक है भाई। अब यहाँ पर बौद्ध और हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का कारण क्या बनता है? आप छुड़ाने आए थे जिसको, उसको छुड़ाते, अपने रास्ते जाते, आप बात करते राजा से, लेकिन आप आए क्या थे, साम्राज्य विस्तार करने की नज़र से आप आए थे। इसीलिए आप 15,000 सैनिक लाए थे। ऐसी कोई बात नहीं थी कि आप किसी को छुड़ाने आए हैं। अब आप घुसते ही हमला किया, राजा दाहिर की राजधानी है अरोर, आपने हमला किया कराची पे, मतलब आप रहते हो मान लो कि इस जगह पर, और पहला हमला हो जाए आपके यहाँ पर, आपके गाँव के पास के गाँव में, और हम कहें कि भाई हम इनसे इनसे हम छुड़ाने आए इसलिए झगड़ा कर रहे हैं, मतलब बिना मतलब की बात है। तो यहाँ पर क्या होता है, अब आते-जाते इन्होंने बौद्ध और हिंदू मंदिरों को नष्ट करना शुरू कर दिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, नीरून, शाहवान, ब्राह्मणाबाद और इतने जगहों पर हमला किया, और अंत में, एकदम अंत में राजा दाहिर की राजधानी पर हमला किया। मतलब सबके पास से लड़ते-भिड़ते चले आए 15,000 सैनिकों के साथ, अंत में वहाँ पहुँचे जहाँ इनके लुटेरे बंधे थे। या तो मूर्ख थे या मूर्ख बना रहे थे। ठीक है? तो फिर राजा दाहिर पर हमला किया। यहाँ पर राजा दाहिर ने इनका मुकाबला सही से किया। पहले तो पता ही नहीं चला कि कहाँ क्या हो रहा है। इस नज़र से ये लोग आए थे, पहले भी धोखे देते थे। फिर अब इसमें पराजय क्यों होती है? दाहिर की पराजय क्यों होती है? राजा दाहिर ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन वह पराजित हुए। एक युद्ध में राजा दाहिर का हाथी घायल हुआ, जिससे उनकी सेना में अफरा-तफरी मच गई और अंत में राजा दाहिर वीरगति को प्राप्त हुए। होता क्या है कि युद्ध जब होता है, तो उसमें इनका हाथी जो है, हाथी जिस पर सवार होकर युद्ध करने जा रहे थे, वो घायल हो जाता है। अब जब हाथी घायल होता है तो अफ़वाह उड़ा देते हैं ये लोग, यही काम करने में अच्छे हैं। तो ये लोग अफ़वाह उड़ा देते हैं कि राजा दाहिर घायल हो गए। जब राजा दाहिर घायल हो गए, ये अफ़वाह उड़ गई, तो जो सेना थी, उसका थोड़ा हौसला टूटा। हौसला टूटा मतलब कह सकते हैं कि सेना में अफरा-तफरी मच गई, और अफरा-तफरी मचने का ही इन्होंने फ़ायदा उठाया। इन्होंने दोबारा फिर से युद्ध कर दिया, अचानक हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया, और राजा दाहिर उसी में वीरगति को प्राप्त हो गए। यानी एक षड्यंत्र के माध्यम से इन्होंने
हमला किया, आक्रमण किया, जिससे राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है। अब युद्ध के परिणाम क्या होते हैं? अरबों ने सिंध और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। बौद्ध हिंदू मंदिरों को नष्ट किया गया। कई लोगों को इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। सिंध में इस्लामी प्रशासन की स्थापना हुई। अरबों को भारत के भीतरी हिस्सों में आगे बढ़ने में असफलता मिली, क्योंकि गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों ने उन्हें रोका। देखो, इतना जल्दी तो आप नहीं घुस पाओगे, क्योंकि यहाँ पर एक से एक महान राजा हैं। उस समय जो है एक से एक राज्य करने वाले महान राजा थे। गुर्जर थे, प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे। जिधर बढ़ते थे उधर वो इनको रोक लेता था, क्योंकि तब तक भारत में ये बात फैल चुकी थी कि कोई विदेशी आक्रमण करता आया है, जो कि आक्रमण कर रहा है, जो कि सेनाएं अपनी लेके आया है, जो कि अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा है। ये बात फैल चुकी थी, तो ये सब सतर्क हो गए थे। और अभी अगर दाहिर भी सतर्क होते, दाहिर भी इनकी मंशा समझ पाते, तो ये उनसे नहीं जीत पाते। हमारा इतिहास यही बता रहा है कि उनसे भी नहीं जीत पाते। लेकिन वहां तो पहले आए कि हमारे लुटेरे तुमने रखे हैं, इसलिए आ रहे हैं। फिर दूर से लड़ते लड़ते आए, फिर बताया तुम्हारा हाथी, राजा का हाथी घायल हो गया है। जैसे थोड़ा अफरा तफरी मची, तुमने आक्रमण कर दिया, राजा को मार दिया। इतना कमजोर भारतीय राजा थोड़े था। अब क्या हुआ, ये आगे बढ़ते हैं फिर रुक जाते हैं। ये रुकते क्यों? गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, दक्षिण भारतीय राजाओं से इनको बड़ी टक्कर मिलती है। विशेष रूप से प्रतिहार वंश के नागभट्ट प्रथम और बाद में गुर्जर प्रतिहारों ने अरबों को आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रश्न ये पूछा जाता है कि किन शासकों ने रोका था? तो ये नाम आता है इसमें, नागभट्ट प्रथम ने इनको रोक लिया था। ये थे प्रतिहार वंश के शासक, यानी इनको उतने पर ही रुकना पड़ा था, फिर भी चुट्टे आ तो गई थे। अब इनका प्रभाव क्या पड़ता है? सिंध और मुल्तान में इस्लाम का प्रसार होता है। भारत और अरब के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बढ़ते हैं। भारतीयों ने भी अरबों की विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र से जुड़ी उपलब्धियों को अपनाया। लेकिन अरब भारत के भीतरी हिस्सों पर कब्जा नहीं कर पाए और केवल सीमित क्षेत्रों पर सीमित रहे। देखिए, प्रभाव क्या पड़ता है। जैसे मान लो वहाँ के कुछ लोग यहाँ आके बस गए, यहाँ लोगों को इस्लाम जबरदस्ती कबूल कराया गया। फिर हमारे यहाँ एक आदत ये है कि यदि आपके यहाँ कुछ अच्छी चीज़ है तो उसको हम स्वीकार करते हैं, सीखते हैं, आप चाहे जहाँ से हों। तो ये भारतीयों ने भी किया कि वहाँ की विज्ञान को, गणित को, खगोल शास्त्र को, इनको धीरे धीरे इन्होंने सीखना शुरू किया, क्योंकि अपने एक ये हुनर को ही बढ़ा रहे थे। तो ये इनका प्रभाव पड़ता है। बहुत ज़्यादा ये कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन कोशिश तो कर ही ले गए थे, यानी घुस तो आए थे। फिर अरबों के आक्रमण ने भारत के इतिहास पर प्रभाव डाला, लेकिन वे संपूर्ण भारत पर कब्जा नहीं कर सके। बाद में तुर्क और अफगान आक्रमणकारियों जैसे महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी ने सफलतापूर्वक भारत पर आक्रमण किया और इस्लामी साम्राज्य स्थापित किया। कासिम ने पूरे भारत पर कब्जा तो नहीं कर पाया, लेकिन फिर गजनी और गोरी ये आते हैं, ये धीरे धीरे करके आते हैं, ये भी योजनाबद्ध तरीके से आते हैं। तो यहाँ पर ये इस्लाम स्थापित करने में कहीं ना कहीं से सफल होते हैं, क्योंकि इनके खुद के कुछ व्यक्ति अब यहाँ आ चुके थे भारत में। इनके खुद के कुछ व्यक्ति आ चुके थे, इसलिए ये सफल होते हैं। इनको हम अगली सीरीज में पढ़ेंगे कि कैसे ये लोग आते हैं, कैसे ये लोग बसते हैं। गोरी का आक्रमण क्या था, गजनी का आक्रमण क्या था। उस समय छठी और जो 7वीं 8वीं शताब्दी थी, उस समय जो राजवंश हमारे यहाँ के साम्राज्य थे बहुत मजबूत थे। जैसे उसी समय हर्षवर्धन का काल था। हर्षवर्धन, गुर्जर, प्रतिहार, पाल वंश, ये उस समय के बहुत सक्षम वंश थे। ये भी हम आपको पढ़ाई दे रहे हैं, इससे भी संबंधित प्रश्न आते हैं कई बार। अगर हम दक्कन की तरफ चलते हैं तो दक्कन में बनता है चालुक्य, और थे राष्ट्रकूट। किधर से जाओगे, थोड़ा अगर वो कर देते तो दाहिर भी नहीं हारने वाला था। इसके बाद दक्षिण भारत में अगर हम चलते हैं, दक्षिण भारत में उस समय कौन थे? पल्लव, चोल, पांड्य, चेर, ये उस समय दक्षिण भारत के लोग थे। तमिल का क्षेत्र जो है वो महत्वपूर्ण शक्ति उस समय बना रहा। अब क्या होता है कि इनके आक्रमण से जो नुकसान हमारा होता है, अगर हम सांस्कृतिक नुकसान देखते हैं तो बौद्ध धर्म, धीरे धीरे बौद्ध धर्म का पतन होने लगता है। इस्लाम का प्रवेश हो जाता है, यानी हिंदू धर्म से लोगों को इस्लाम बनाना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक अच्छी चीज़ उस समय ये हुई थी कि नालंदा,
विश्वविद्यालय का विकास उस समय हो गया था। ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी कि हमारे यहाँ शिक्षा का जो केंद्र था, वो बहुत मजबूत होता जा रहा था। इसके अलावा आप ये समझो कि जो पहला आक्रमण था, पहला तो पहला है भाई, इसलिए हमें पढ़ना भी है। इसके बाद धीरे-धीरे गोरी है, गजनी है, छोटे-छोटे देशों से ये लोग आते हैं और यहाँ धीरे-धीरे इस्लाम को फैलाना शुरू करते हैं। वो चीज़ें हम अगले टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। हम आपको इतिहास जो है स्टोरी के माध्यम से ही पूरा पढ़ा देंगे। हमारा जो पढ़ाने का तरीका यही रहेगा कि स्टोरी हम आपको बताते जाएँगे और आपकी समझ में ये चीज़ें आती जाएँगी। नोट्स तो आपके पास किताबों में भी उपलब्ध होंगे, ज़रूर अगर आप कहेंगे तो हम आपको नोट्स भी दे देंगे। वैसे जो हमारा मेन उद्देश्य है कि आप इसको समझ के चलें, आप इसको पढ़ते रहें। तो ये अरब और दाहिर यानी सिंध युद्ध आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।